Good morning, students. In class 11th, today we will discuss the relation between angular momentum and moment of inertia. Angular momentum को आपको पता है हम L से डिनोट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हमें प्रूफ करना है। तो अगर आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था, अगर किसी बॉडी है जिसका मास m है और लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम p से नोट किया था और किसके इक्वल था, मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हम l से नोट कर सकते हैं, और मास के केस में हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें ड्राइव करना है। तो यहाँ पर देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है। लेट अस कंसीडर वी हैव ए रिजिड बॉडी consist of large number of particle having masses m1, m2, m3 and mn, and their perpendicular distances are from the axis of rotation is r1, r2, r3 and rn, and it is rotating with angular velocity omega. Okay, now ये हमने डिफाइन कर दिया कि m1, m2, m3 एंड mn क्या है, मासेज ऑफ द पार्टिकल। r1, r2, r3, rn आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड v1, v2, v3 एंड vn आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं कि जो ये बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, v1। सेकंड बॉडी है उसका लीनियर वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, v2, और इसी तरह से थर्ड बॉडी है उसकी लीनियर वेलोसिटी v3। तो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं, और हमें रिलेशन पता है कि लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिलेशन को ड्राइव कर चुके हैं। अगर हम देखें फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, r1 ओमेगा। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के लिए v2 किसके इक्वल होगी, r2 ओमेगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम nth पार्टिकल के लिए भी लीनियर वेलोसिटी को नोट कर सकते हैं। नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेज m1 इज, तो लीनियर मोमेंटम हमें पता है p से नोट करते हैं और किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है और वेलोसिटी क्या है, v1, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 और v1 की वैल्यू हमें पता है r1 ओमेगा। ठीक है, फिर हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, p क्रॉस r। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि L1 की अगर देखें फर्स्ट पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, L1, तो किसके इक्वल होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यानी P1 क्रॉस में R1। और P1 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, M1 R1 ओमेगा, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है, R1। तो ये वैल्यू अगर सोल्व करेंगे R1 और R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। ओके, नाउ सिमिलरली हम L2, L3 एंड Ln, यानी सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एंड nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस में सेकंड पार्टिकल प्लस थर्ड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल। तो L1, L2, L3 इन सभी के वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर आप इन वैल्यू में देखें तो ओमेगा सभी में कॉमन है, तो ओमेगा को बाहर रखा, किसके इक्वल आएगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस में M3 R3 का स्क्वायर प्लस में Mn Rn का स्क्वायर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ओमेगा। अगर हम देखें इनमें सिमेट्री है तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन इंटीजर की वैल्यू 0 से लेके n तक पुट कर सकते हैं, और MI/RI का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको पता है हमने किसके लिए नोट की थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, और साथ में ओमेगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, I ओमेगा। ओके, तो ये अगर इक्वेशन देखें वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, जो लीनियर मोमेंटम P है, यानी जब लीनियर मोशन होती है तो हम P की वैल्यू क्या लिखते हैं, m इंटू वी। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम के बिल्कुल पैरेलल इक्वेशन चलती है। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी।
तो हमें पता है जो टॉर्क है उसको टाउ से नोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एल से नोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर देखो एल है, हमें पता है किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा, अभी हमने ड्राइव किया है। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम देखें डी एल बाई डी टी हो जाएगा, और आई क्या है कांस्टेंट, तो इसको बाहर रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें पता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सलेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, आई एल्फा। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने ये जो वैल्यू है डी ओमेगा बाई डी टी, इसको क्या लिखा है, एल्फा, यानी एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमें ये भी पता है जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस आई इंटू एल्फा। यानी जो हमने पीछे ड्राइव किया था, मैंने कहा था कि अगर हमें फोर्स की वैल्यू याद है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। अगर हम बात करें रोटेशनल फोर्स की तो उसको टॉर्क से नोट करते हैं, मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट करते हैं, लीनियर एक्सलेशन की जगह एंगुलर एक्सलेशन। तो ये हमें पहले प्रूव कर चुके हैं, अगर आपको याद ना हो तो हम इस इक्वेशन से नोट कर सकते हैं रोटेशनल में। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, ये भी आई एल्फा के इक्वल है, ये भी आई एल्फा, तो इसकी और इस वैल्यू की वैल्यू इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी is measured by the rate of change of angular momentum of the body. ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम है वो बॉडी का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी फोर्स को हम क्या है रोटेशनल में बात करें तो टॉर्क बोल देंगे, acting on the system of particle, then the total angular momentum of the system remains always constant। यानी अभी हमें पता है रिलेशन जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट इज टॉर्क की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें किसके इक्वल होगा, बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल प्लस nth पार्टिकल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी एल की वैल्यू क्या होगी, आई ओमेगा, देन आई ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, अब हम इसके लिए कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है जब भी कोई प्लैनेट क्लोज आता है सन के, एंड वाइस वर्सा, यानी इससे उल्टा भी सही होता है। यानी हमारे पास इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, मान लिया ये हमारे पास क्या है, सन, और सन के अराउंड क्या है, कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो मान लिया जब ये प्लैनेट क्या है, जब दूर जाता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर जब क्लोज आता है एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी बिकॉज व्हेन प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है और आई की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्यों हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, और लीनियर वेलोसिटी क्या है, वी, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी वो फास्ट मूव करना शुरू कर देता है जब भी प्लैनेट क्लोज आता है सन के। ओके, अब सेकंड है, आपने देखा होगा सर्कस के अंदर एक एक्रोबैट है, या कोई भी आपने लड़की देखा होगा वो स्केटिंग करते हुए गोल गोल घूमती है,
तो आपने देखा होगा जब वो हाथों को स्ट्रेच करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। जब उसको तेज़ी से घूमना होता है तो वो क्या करती है, अपने हैंड और लेग्स को क्लोज लेके आती है एक दूसरे के, तो हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ओके। और थर्ड केस है हमारे पास, इफ़ ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए टर्न टेबल, इफ़ ही हैज़ डम्बल इन हिज हैंड, देन ही इफ़ ही स्ट्रेच द हैंड्स देन द एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज। और जब वो हैंड्स को फोल्ड कर लेता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप एक बार इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।